क्या हो अगर मैं ये कहूं कि 17वीं सदी की एक राजस्थानी पेंटिंग में बनी किसी महिला की आंखों का आकार देखकर ये बताया जा सकता है कि उस इलाके के व्यापारी क्या बेच रहे थे। और वहाँ की गर्मियाँ कितनी भयंकर थीं। बिल्कुल। या राजा को रात में किस बात का डर सताता था। अक्सर ना जब इतिहास की बात होती है तो हमारा दिमाग सीधे तलवारों, युद्धों और राजाओं की रणनीतियों पर चला जाता है। हाँ, जो कि बहुत आम बात है ना? लेकिन चलिए आज इस नजरिए को थोड़ा बदलते हैं। असली और सबसे प्रामाणिक इतिहास हमेशा ऐतिहासिक दस्तावेजों या विजय स्तंभों पर नहीं लिखा जाता। कई बार वो तुलिका और रंगों के जरिए कैनवास पर चुपचाप दर्ज हो जाता है। एकदम सही बात है। तो द डीप डाइव की इस विस्तृत और रोचक चर्चा में आपका स्वागत है। आज का हमारा विषय है राजस्थानी चित्रकला और हमारे पास कुछ बेहद विस्तृत हस्तलिखित नोट्स और ऐतिहासिक तथ्य मौजूद हैं जो सच में खजाना है। बिल्कुल। और हमारा मिशन सिर्फ ये रटना में ही है कि कौन सा चित्र किसने बनाया, बल्कि चलिए इसे डिकोड करते हैं। हम ये समझेंगे कि कैसे एक साधारण सा दिखने वाला रंग सदियों पुराने समाज की पूरी साइकोलॉजी हमारे सामने खोल कर रख देता है। देखिए, इसे हम विजुअल इतिहास कह सकते हैं और कई बार ना ये लिखित इतिहास से कई ज्यादा स्पष्ट और बेबाक होता है। मतलब इसमें कोई फिल्टर नहीं होता। एक तरह से हाँ। अगर हम गहराई से देखें तो एक चित्रकार सिर्फ अपनी मनमर्जी या कल्पना से रंग नहीं चुनता। उसके ब्रश पर उस इलाके के मौसम, वहां के पानी और उस वक्त के राजनीतिक दबाव का सीधा असर होता है। अरे वाह। हाँ, ये समझना बेहद दिलचस्प है कि कैसे भूगोल और सत्ता मिलकर कला का पूरा स्वरूप तय कर देते हैं। तो फिर चलिए बिल्कुल शुरुआत से शुरू करते हैं। मतलब महलों के कैनवस से बहुत पहले, जब कागज का आविष्कार भी नहीं हुआ था। रॉक पेंटिंग्स के दौर में। हाँ, मुझे ना विष्णु श्रीधर वाकणकर की वो खोज हमेशा हैरान करती है। बूंदी के पास छाजा नदी के किनारे गरदड़ा नाम की जगह है। गरदड़ा। वहां जो शैलचित्र मिले हैं उनमें एक इंसान को पक्षी की सवारी करते हुए दिखाया गया है। बर्ड राइड रॉक पेंटिंग कहते हैं उसे। बिल्कुल। इसे देखकर ऐसा लगता है ना जैसे किसी मास्टरपीस पेंटिंग का सबसे पहला रफ ड्राफ्ट मिल गया हो, या फिर जैसे राजस्थानी कला का सोर्स कोड मिल गया हो। ये बहुत अच्छी उपमा दी आपने, सोर्स कोड। दरअसल ये इंसानी दिमाग की एक बहुत ही आदिम जरूरत को दर्शाता है। इंसान हमेशा से अपनी कहानी दर्ज करना चाहता था। जब भाषा नहीं थी तब भी। हाँ, जब हमारे पास भाषा नहीं थी, लिपियां नहीं थी, तब भी इंसान गुफाओं की खुरदुरी दीवारों पर अपनी दुनिया उकेर रहा था। ये सिर्फ कला नहीं थी, ये उनका कम्युनिकेशन था। मतलब वो कह रहे थे कि हम यहाँ थे। बिल्कुल। और ये रफ ड्राफ्ट सच में बहुत प्राचीन है। अगर हम इतिहास देखें तो 7वीं शताब्दी के एक चित्रकार श्रृंगधर का नाम मिलता है। श्रृंगधर? हाँ, जो मरु प्रदेश के शासक शीलभद्र के दरबार में थे। क्या बात है। तिब्बती इतिहासकार लामा तारानाथ ने तो उन्हें राजस्थानी चित्रकला का प्रथम चित्रकार माना है। अच्छा, तो इसका मतलब है कि राजस्थानी कला की जड़ें अचानक से नहीं फूटी? बिल्कुल नहीं, वे सदियों से जमीन के अंदर मजबूत हो रही थीं। और इन्हीं जड़ों से निकले कुछ सबसे पुराने ताड़पत्रों के चित्र भी तो हैं, जैसे 1060 ईस्वी के ओघ नियुक्ति वृत्ति। हाँ, यही नाम है ना? हाँ, ओघ नियुक्ति वृत्ति और 10 वैकालिक सूत्र चूर्णी, जो आज भी जैसलमेर के जिनभद्र सूरी संग्रहालय में रखे हैं। मैंने पढ़ा था कि इन्हें भारतीय कला का दीप स्तंभ कहा जाता है। सही पढ़ा है आपने। लेकिन यहाँ एक बात मुझे हमेशा खटकती थी। मतलब बहुत लंबे समय तक इस पूरी राजस्थानी कला को मुगल कला का ही एक बिगड़ा हुआ रूप मान लिया गया था। ऐसा क्यों? क्योंकि इसे देखने का नजरिया ही गलत था। और यहाँ दिलचस्प बात यह है कि इसी भ्रांति को तोड़ा आनंद कुमार स्वामी ने। अच्छा, उन्होंने क्या किया? 1916 में उनकी एक बहुत ही क्रांतिकारी पुस्तक आई, राजपूत पेंटिंग्स। स्वामी ने पहली बार वैज्ञानिक तरीके से ये साबित किया कि ये मुगल कला की कोई सस्ती कॉपी नहीं है। तो फिर इसमें और मुगल कला में असली फर्क क्या था? उन्होंने दुनिया को समझाया कि मुगल कला जहां दरबारी शानो शौकत, राजाओं के पोर्ट्रेट्स और एक तरह से सत्ता के पीआर पर केंद्रित थी। राजाओं का पीआर कैंपेन? क्या बात है। हाँ, वहीं इस राजस्थानी कला की आत्मा बिल्कुल अलग थी। ये धर्म, लोक कथाओं, प्रेम और भावनाओं से प्रेरित थी। इसीलिए उन्होंने इसे राजपूत चित्रकला का नाम देकर एक स्वतंत्र पहचान दिलाई। ये मुगल पीआर वाली बात बहुत सटीक है। मतलब राजस्थानी कला में वो व्यावसायिकता नहीं थी, बल्कि भावना हावी थी। बिल्कुल। और अगर भावनाओं और भक्ति की बात करें तो राजस्थानी चित्रकला की जो सबसे प्राचीन शैली मानी जाती है, मेवाड़ शैली, वो इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। जी, 15वीं-16वीं शताब्दी में मेवाड़ से इसका व्यवस्थित रूप सामने आता है। लेकिन जो चीज मुझे सबसे ज्यादा हैरान करती है वो है महाराणा जगत सिंह का समय। उन्होंने उदयपुर के राजमहल में
चितेरों की ओबरी नाम की एक जगह बना दी। जिसे तस्वीरों रो कारखानों भी कहा जाता था। हाँ, अगर इसे आज के संदर्भ में देखें तो ये किसी आधुनिक टीवी शो के राइटर्स रूम या एनिमेशन स्टूडियो जैसा नहीं लगता, जहां सब मिलकर कला रच रहे हैं। बिल्कुल लगता है। और ये उस समय के हिसाब से एक बहुत ही असाधारण और प्रगतिशील कदम था। कैसे? ये बताता है कि शासक अब केवल चित्र खरीद नहीं रहे थे, बल्कि वे कला को एक संस्थागत रूप दे रहे थे। तस्वीरों रो कारखानों में अलग अलग चित्रकार अपनी विशेषज्ञता के हिसाब से काम करते थे। मतलब कोई रंग भर रहा है, कोई आउटलाइन बना रहा है। हाँ, कोई बारीक काम कर रहा है। साहेबदीन और मनोहर जैसे महान चित्रकार इसी स्टूडियो सिस्टम की उपज थे। साहेबदीन ने रामायण और रसिक प्रिया जैसे ग्रंथों का जो चित्रण किया, उसने मेवाड़ शैली की एक अलग ही पहचान बना दी। क्या बात है। और मेवाड़ की इसी गहरी धार्मिक भावना का एक बहुत सुंदर रूप हमें नाथद्वारा उपशैली में देखने को मिलता है। अरे नाथद्वारा, जहां वल्लभ संप्रदाय का गहरा प्रभाव है और जहां जन्म हुआ पिछवाई चित्रकला का। पिछवाई। श्रीनाथ जी के स्वरूप के पीछे कपड़े पर की जाने वाली वो बारीक चित्रकारी, मैंने सुना है कि इसमें गाय, मोर, कदम के वृक्ष और कृष्ण की बाल लीलाओं को इतने विस्तार से बनाया जाता है कि देखने वाला उसी दुनिया में खो जाए। बिल्कुल। देखिए, पिछवाई का पूरा विज्ञान ही अलग है। ये कोई साधारण पेंटिंग नहीं है जिसे आप बस अपने घर की दीवार पे टांग दें। तो ये क्या है? ये मंदिर के गर्भगृह का हिस्सा है, जिसे मौसम, त्योहार और यहाँ तक कि दिन के पहर के हिसाब से बदला जाता है। ये भगवान के लिए एक पूरा माहौल बनाने की कोशिश है। जब आप पिछवाई देखते हैं तो आप सिर्फ रंग नहीं देखते, आप एक आध्यात्मिक अनुभव से गुजरते हैं। कितनी गहरी बात है। और मेवाड़ स्कूल की इसी कपड़े पर चित्रकारी करने की परंपरा में एक और नाम आता है, शाहपुरा शैली जी, जो अपनी फड़ चित्रकारी के लिए जानी जाती है। हाँ, कपड़े के एक लंबे कैनवस पर बाबूजी और देवनारायण जी जैसे लोक देवताओं की पूरी जीवन गाथा उकेर दी जाती है। जोशी परिवार ने इसे सदियों से जिंदा रखा है। बिल्कुल रखा है। लेकिन यहाँ नोट्स में एक दिलचस्प किस्सा सामने आया है। हमने पाया कि अमिताभ बच्चन की फड़ का वाचन न्यूयॉर्क में रामलाल भोपा और पतासी देवी द्वारा किया गया। अब यहाँ मुझे थोड़ा रुकना पड़ेगा। क्यों, क्या हुआ? मुझे इसमें थोड़ा विरोधाभास लगता है। कैसा विरोधाभास? देखिए, एक तरफ हमारे पास 15वीं सदी की पाबूजी की पवित्र फड़ है, जो लोक देवताओं की आराधना का माध्यम है, और दूसरी तरफ न्यूयॉर्क में किसी बॉलीवुड सुपरस्टार की फड़ का वाचन हो रहा है। क्या ये पारंपरिक कला का व्यावसायीकरण है या कला का पतन हो रहा है? क्या हम अपनी असली आत्मा को नहीं खो रहे हैं? ये एक बहुत ही वाजिब चिंता है। लेकिन अगर हम कला के इतिहास को व्यापक नजरिया से देखें तो जो कला समय के साथ नहीं बदलती, वो म्यूजियम के किसी ठंडे कोने में कैद होकर मर जाती है। मतलब आप इसे पतन नहीं मानती? बिल्कुल नहीं। फड़ का असली उद्देश्य समझना जरूरी है। फड़ कभी भी सिर्फ एक स्थिर पेंटिंग नहीं थी। ये एक परफॉर्मेंस आर्ट है, एक कहानी कहने का माध्यम है। स्टोरी टेलिंग मीडियम। जी। भोपा और भोपी जब जंतर या रावण हत्था बजाते हुए उस कपड़े के सामने गाते हैं तो वो उस दौर का ऑडियो विजुअल माध्यम बन जाता है। फड़ का काम है नायक की कहानी जन जन तक पहुंचाना। अच्छा, तो अगर नायक बदल गया तो क्या हुआ? कहानी कहने का तरीका तो वही है। बिल्कुल। अगर आज के समाज का नायक अमिताभ बच्चन है और लोक कलाकार उस आधुनिक कहानी को कहने के लिए अपने पारंपरिक माध्यम का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो इसका सीधा मतलब है कि फड़ का ढांचा आज भी प्रासंगिक है, वो जिंदा है। ये तो कला का समय के साथ खुद को जिंदा रखने का एक जीनियस तरीका है। ये एक बहुत ही नया नजरिया दिया आपने मुझे। शुक्रिया। तो चलिए, माध्यम वही है, बस कहानी आज की है। अब मेवाड़ की इस गहरी भक्ति और कथाओं से बाहर निकलते हैं और चलते हैं एक बिल्कुल अलग दुनिया में, मारवाड़ की तरफ। हाँ, एक ऐसी दुनिया जहां सर्वाइवल यानी जीवन बचाना ही सबसे बड़ी चुनौती है। मारवाड़ का कठोर मरुस्थल। मारवाड़ शैली को जब हम देखते हैं तो ऐसा लगता है जैसे रेगिस्तान खुद कैनवस पर उतर आया हो। बिल्कुल लगता है। जोधपुर शैली में पीला रंग हर जगह छाया हुआ है। आसमान में चील उड़ रही हैं, ऊंची पगड़ी वाले पुरुष हैं और नायिकाओं की आंखें बादाम जैसी हैं। देखिए, मरुस्थल का सीधा असर रंगों के चुनाव पर पड़ता है। पीला रंग वहां की रेत और चिलचिलाती धूप का प्रतीक है। तो क्या इसका असर कहानियों पर भी पड़ा? बिल्कुल। जब प्रकृति चारों तरफ से कठोर होती है ना, तो इंसानी मन उसे कहानियों से नरम करने की कोशिश करता है। अरे वाह!
इसीलिए जोधपुर शैली में आपको ढोला मारू और मूमल महेंद्र जैसी प्रेम कहानियों का सबसे ज्यादा चित्रण मिलेगा। ये तो बहुत ही तार्किक बात है। और इसके बाद जब वहां महाराजा मानसिंह का दौर आया तो नाथ संप्रदाय का गहरा प्रभाव पड़ा और शिव पुराण जैसे ग्रंथ चित्रित हुए। लेकिन इसी मारवाड़ स्कूल में बीकानेर शैली की जो बात है वो मुझे सबसे ज्यादा चौंकाती है। उस्ता कला के बारे में बात कर रहे हैं आप? हाँ, बीकानेर एक बेहद सूखा इलाका है जहां पानी की एक एक बूंद कीमती है। वहां उस्ता कला का विकास होता है। लाहौर से आए उस्ता कलाकारों ने